हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। चलिए देखते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग, तो अध्याय 7 तक पढ़ चुके हैं। अध्याय 8 आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अध्याय 8 में कहा गया है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। एक खुशहाल गांव कैसा होता है और एक समृद्ध शहर मतलब कि धनी। समृद्ध मतलब होता है कि सब चीज़ की सुविधा हो, थोड़ा धनी हो। तो समृद्ध शहर के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार से कैसे खेती होती थी उसके बारे में पढ़ना है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे के प्रयोग आज जो है एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महापाषाण कब्रों में, ठीक है, बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले, कितना? 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब मिलता है? तो 2500 वर्ष पहले मिलता है, ठीक है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल शामिल होते हैं। हलों के फल मतलब जो लोहे के बने होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। लोहे के फल इस्तेमाल कृषि में किया जाता है। उसका इस्तेमाल जो है ना कृषि में, जैसा कि हमने पढ़ा था, कृषि में किया जाता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं देखते हैं। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांव के बिना जो है राज्यों तथा उनके राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मतलब कि मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान सही क्या है देखते हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने निश्चित मतलब सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ कुछ खास नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सारा चीज़। चलिए देखते हैं गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाला, साधारण हलवाहों को उनबार और भूमिहीन मजदूर दास, कैंडेसियर और आदिमई रहते थे, ठीक है। कौन कौन रहते थे? तो बेल्लाला और एक हलवाहो और एक भूमिहीन जो मजदूर होते थे, कैंडेसियर जो कि दास होते थे, कैंडेसियर और आदिमई मतलब कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। यह पद कैसा था? आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः मजदूर भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे।
ठीक है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार रहते थे। ठीक है, कर्मकार रहते थे दास, जिन्हें मजदूरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व के बारे में पढ़ते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इनमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये कहानी है वही एक निर्धन के बारे में। ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसे इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक है। कहता है कि अनेक शहर महाजनपद की राजधानी थे। अनेक शहर जो थे महाजनपद की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। किसे होते थे? परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख, जैसे यहाँ पे है ये चित्र है। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप जो है गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्चे ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। अभी कर सकते भी, किए नहीं हैं, कर भी सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों या यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। अब उनके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। सिक्के के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें सिक्के कैसे होते थे। ठीक है। तो सिक्के को देखते हैं, किस तरह के सिक्के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। कहते हैं कि पुरातत्वविद को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। कितने? हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। देखिए आहत सिक्का है। ठीक है, ये है और एक ये है आहत सिक्का बनाया गया है। नगर जो होते थे एक अनेक गतिविधियों का केंद्र होते थे। ठीक है, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र होते थे। अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम में पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। मथुरा में अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बुद्ध विहार और जैन विहार यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, मथुरा के प्रशस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों
मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख भी मिलते हैं। ठीक है, उल्लेख भी मिलते हैं। तो शिल्पकार एवं देखते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। ठीक है, पुरास्थल में शिल्प के नमूने मिले हैं। शिल्पों के पुरास्थल में जो है नमूने मिले हैं। इन मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण राजा, रानी, अधिकारी, शिल्पकार प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा कहाँ पढ़े थे, हम संक्षिप्त रूप में लिखे। महत्वपूर्ण भक्ति का एक केंद्र था। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से पढ़े थे। यहाँ से पढ़ते हैं। आमतौर ये संक्षिप्त अभिलेख है। ठीक है, जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना। अच्छा, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। शिल्प एवं शिल्पकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरास्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले पात्र जो है ना कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो है बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षित देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण कराना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणियां जो है बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेंडो। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेंडो के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि रोम के बारे में दी जानकारी लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडो का एक पतन था। क्या था? एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाज़ों को सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखी जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन
शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर खत्म हो गया। 7 अध्याय जो है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगला 7-8 आएगा। अध्याय 8 खत्म हो चुका है, अध्याय 8 खत्म हो चुका है। अध्याय 9 आएगा कल। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।